हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है बायोट-सेवर्ट्स लॉ। और ये जो लॉ है ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, इसे दिया हुआ है बायोट्स एंड सेवर्ट्स ने। इस लॉ को हम लैप्लेस लॉ भी बोलते हैं। इस लॉ की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट पे जो करंट एलिमेंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है वो निकाल सकते हैं। सपोज़ ये वायर है, वायर की लेंथ हमने स्मॉल चूज़ की DL और उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो I है। तो इस स्मॉल एलिमेंट में जो करंट एलिमेंट है उसे बोलते हैं IDL। मींस पूरी वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो I है, और स्मॉल पार्ट में जो करंट जा रहा है हम उसे बोल सकते हैं करंट एलिमेंट। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो उसकी वैल्यू क्या है, वो कितनी प्रोड्यूस हो रही है, उसे निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं बायोट-सेवर्ट्स लॉ। फाइन। तो इसके कंसिडरेशन हम स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या कंसिडर किया। एक कंडक्टर कंसिडर किया, कंडक्टर में I करंट फ्लो कर रहा है। लेट किया कंडक्टर की हाइट x2y है और इस कंडक्टर पे हमने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया DL, ठीक है। फिर लेट किया कि एक P जो है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहाँ पे हम इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो निकाल रहे हैं। तो लेट करते हैं, ये जो पॉइंट P है वो DL से R डिस्टेंस पे है जो कि थीटा डिग्री एंगल पे इंक्लाइन है, और इस वायर में लेंथ एलिमेंट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I। तो अकॉर्डिंग टू बायोट्स एंड सेवर्ट्स ये जो dB है ये डिपेंड करता है करंट की स्ट्रेंथ कितनी है। जितनी ज़्यादा करंट की स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जैसा मैंने आपको ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में बताया था कि अगर हम एक सेल की जगह 2 सेल लगा दें, एक बैटरी की जगह या 2 बैटरी लगा दें, तो बैटरी से करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो जितनी ज़्यादा करंट की स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी बढ़ती जाएगी। ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड इज़ डिपेंड ऑन लेंथ एलिमेंट साइन थीटा एंड R² इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। मीन्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट को हम जितनी दूर करते जाएंगे उतना ही dB की जो वैल्यू है वो रिड्यूस होती जाएगी। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट पास कर देंगे तो dB की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। जब हम इन फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो इन फैक्टर्स को कंबाइन करने पे वैल्यू आएगी dB इज़ इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा बाय R²। सो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पे कांस्टेंट हम ऐड करेंगे, dB इज़ इक्वल टू कांस्टेंट की जगह मैं K लिख रही हूँ IDL साइन थीटा बाय R², ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें अब हमने K की वैल्यू पुट करनी है कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसकी वैल्यू होती है K इज़ इक्वल टू μ0/4π। μ0/4π वैसे ही है जैसे K की वैल्यू हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ी थी, वो थी 1/4π एप्सिलॉन नॉट। वहाँ पे 4π डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में है। वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में होता है वहाँ का कांस्टेंट, लेकिन थर्ड यूनिट में एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करेगा म्यू नॉट, और ये एक दूसरे से रेसिप्रोकल होते हैं। जहाँ जहाँ एप्सिलॉन नॉट न्यूमरेटर में होगा वहाँ पे म्यू नॉट डिनोमिनेटर में होगा, मीन्स वाइस वर्सा, उल्टे होते हैं। तो इसकी K की वैल्यू क्या हो गई, dB इज़ इक्वल टू μ0/4π IDL साइन थीटा बाय R², ठीक है। तो μ0 की वैल्यू होती कितनी है, μ0/4π इज़ इक्वल टू 10⁻⁻⁷। इसकी वैल्यू 10⁻⁻⁷। इसका यूनिट लिखना है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो है टेस्ला। तो R² का यूनिट उधर जाके मीटर स्क्वायर हो गया, I का एम्पियर, लेंथ एलिमेंट का मीटर। तो इसे सॉल्व करने पे बनेगा टेस्ला मीटर एम्पियर। दिस इज़ द यूनिट ऑफ μ0/4π। फाइन। इसके बाद जो CGS सिस्टम अगर हम देखें, ये SI सिस्टम में इसकी वैल्यू थी। CGS सिस्टम में K जो कांस्टेंट है μ0/4π उसकी वैल्यू है 1। तो SI सिस्टम में, इन SI सिस्टम dB इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी इज़ इक्वल टू μ0/4π इंटू IDL साइन थीटा बाय R²। तो दिस इज़ बायोट-सेवर्ट्स लॉ। अब हम इसे लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म। In vector form it can be written as dB is equal to μ0/4π IDL और R का क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा डिवाइडेड बाय R³। फाइन। ये कैसे बना, जो साइन थीटा होता है उसको जब मैं इसे खोलूँगी, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो इस क्रॉस प्रोडक्ट को खोलने पे वैल्यू क्या बनेगी
डी एल आर साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा था। और ये है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिट होता है, तो जब हम इसे खोलेंगे इसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो जाएगा और इसकी डायरेक्शन सेम होती है एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। ये वाली वैल्यू होती है। नीचे आर स्क्वायर था, तो आर कैप को जब मैं पुट करूँगी तो वो बनेगा आर वेक्टर, वो यहाँ पे लगा दिया। आर स्क्वायर था तो आर स्क्वायर यहाँ पे सॉरी आर आएगा, और अगर यहाँ पे आर स्क्वायर था और ये आर मिलके आर क्यूब बन गया, तो मीन्स वेक्टर फॉर्म में डी बी को मैंने लिखा है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू डी एल आर कैप बाय आर स्क्वायर था, तो आर कैप को हमने लिखा आर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, जिससे ये वैल्यू बनेगी। और क्रॉस प्रोडक्ट मतलब साइन थीटा आएगा, यहाँ पर भी क्रॉस आएगा। फाइन, तो डायरेक्शन निकालते हैं अब डी बी की। जो डी बी की डायरेक्शन है वो कैसे निकाल सकते हैं, अगर ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P इज़ राइट टू द current element, means current is flowing in upward direction and observation point lies in the right to this wire, then magnetic field, my fingers are curling down, so magnetic field is acting inward. If the observation point lies here means left to the wire, then magnetic field lies outward. फाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग DL एंड R। DL और R से जो प्लेन बनता है उसके परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। और अगर पॉइंट P लेफ्ट में राइट में लाई कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ एक्टिंग इनवर्ड है, तो क्रॉस से रिप्रेजेंट होगी, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया क्रॉस। अगर जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है वो लेफ़्ट में लाई कर रहा है इधर वाली साइड पे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगेंगी आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, और डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे इनवर्ड है चाहे आउटवर्ड है। लेकिन इससे जो प्लेन बन रहा है DL एंड R से जो प्लेन बन रहा है, ये DL है और ये R है, ऐसा है जो यहाँ पे प्लेन फॉर्म होता है, रहेगी उसकी परपेंडिकुलर ही मैग्नेटिक फील्ड, एक बार इनवर्ड हो सकती है और आउटवर्ड हो सकती है। ठीक है, तो मीन्स डायरेक्शन जो है वो इस क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल है, और हम इसे निकाल सकते हैं राइट हैंड रूल से, स्क्रू रूल से, कोई भी रूल लगा के। तो मैंने आपको राइट हैंड रूल लगा के इसकी डायरेक्शन समझाई है। फाइन, तो बायोट सेवर्ट्स लॉ वैल्यू क्या बनी, डी बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब हम इसे बायोट सेवर्ट्स लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन स्टडी करने लगे हैं। इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मीन्स हमने बायोट सेवर्ट्स लॉ लगा के मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर यूजिंग बायोट सेवर्ट्स लॉ। बायोट सेवर्ट्स एक साइंटिस्ट का नाम है जिसके नाम पे ये फॉर्मूला है डी बी इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर यूजिंग बायोट सेवर्ट्स लॉ। ओके, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर एज्यूम किया ऐसे, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। फाइन, स्ट्रेट कंडक्टर में जो लेंथ सेंटर उसका चूज़ कर लेते हैं C, लेट किया DL इसका लेंथ एलिमेंट यहाँ पे, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट P इस C पॉइंट से A डिस्टेंस पे एज्यूम कर लिया। ठीक है, जो लेंथ एलिमेंट है वो P पॉइंट से सपोज करो R डिस्टेंस पे है, और ये एंगल बना रहा है थीटा। फाइन, दिस इज़ परपेंडिकुलर, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री, और ये लेंथ हमने चूज़ करी L, और कंडक्टर की जो हाइट है वो है x टू y। जो कंडक्टर का लोअर पार्ट है उसे भी इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, जो अपर है उसे भी इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। तो हमने लेट किया कि जो ये वाला है ये एंगल बना रहा है फाई टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट P से, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो है फाई 1। ठीक, और ये वाला एंगल है फाई। मैं रिपीट कर रही हूँ, लोअर एंड से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का एंगल फाई 1 है, अपर एंड से जो लाइन ज्वाइन हो रही है उसका P से फाई 2 है, और ये वाला एंगल जो लेंथ एलिमेंट से है वो एंगल फाई है। दिस एंगल इज़ थीटा एंड ये 90 डिग्री है। तो कंसिडरेशंस आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि कंसिडर अ स्ट्रेट कंडक्टर इन विच करंट I इज़ फ्लोइंग, लेट P विद द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एट विच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस A फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर। दिस इज़ डिस्टेंस A। ठीक है, फिर लेट DL बी द लेंथ ऑफ द स्मॉल लेंथ एलिमेंट
मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ इज, पहले हमने बायोट-सेवर्ट्स लॉ लगाया यूजिंग बायोट-सेवर्ट्स लॉ। देखो बच्चे, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट से एंगल थीटा होता है तो यहाँ पे हमने लिया था साइन थीटा। अब मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट से एंगल लिया थीटा, तो फिर से मैं थीटा लिखूँगी, DB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई r²। अब इस ट्राइंगल में PC, लेट इसे O बोल देते, इन ट्राइंगल POC। अब मुझे DB निकालने के लिए एक मुझे L निकालना है, एक मुझे R निकालना है, एक मुझे साइन थीटा निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल रही हूँ, साइन थीटा। टू फाइंड साइन थीटा, कौन सी ट्राइंगल से, POC से। साइन थीटा, थीटा प्लस 5 प्लस 90 डिग्री, थीटा प्लस 5 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से मुझे साइन थीटा निकालना है ना, तो मैं थीटा निकालूंगी। 180 माइनस 90 इज़ 90, 90 माइनस 5, साइन थीटा निकल गया, सॉरी यहाँ पे थीटा आएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 5। देखिए थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज़ 90, ये 5 उधर चला गया, साइन दोनों तरफ लगा दिया, इधर भी साइन और इधर भी साइन। साइन थीटा मुझे निकालना है वो एज इट इज़, जहाँ पे 90 होता है वहाँ पे साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू चेंज हो जाती है, तो ये हो जाएगी cos 5, और जिस क्वाड्रेंट में ये है उसमें वैल्यू पॉजिटिव रहती है। तो साइन 90 माइनस 5 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा निकल गया। अब मुझे R चाहिए और DL चाहिए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं R, टू फाइंड R। अब R BC ट्रायंगल में आ रहा है। देखो बच्चे, पता क्या है, A पता है और R, तो R निकालने के लिए A बाय R कर लेते हैं। व्हाट इज़ A? A इज़, अगर मैं ऐसी ट्रायंगल देख रही हूँ, ये ट्रायंगल है, दिस इज़ A, दिस इज़ R, ये थीटा है और ये 90 है। इस साइड दो एंगल बन रहे हैं, तो ये साइड बेस हुई और ये वाली साइड परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इस थीटा के अकॉर्डिंग देखूंगी, अगर मैं इस फाई के अकॉर्डिंग ट्रायंगल देखूंगी, फाई के अकॉर्डिंग, तो ये वाली साइड बेस होगी और ये परपेंडिकुलर होगी और ये हाइपोटेन्यूज होगी। और अगर इस थीटा के अकॉर्डिंग देखूंगी, तो अभी मैंने इस थीटा के अकॉर्डिंग लिखा है, अगर मैं इस फाई के अकॉर्डिंग लिखूंगी, दिस इज़ बेस, क्योंकि इस पे दो एंगल बन रहे हैं और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब देखो बच्चे, थीटा का आंसर मैंने 5 में लिखा है, साइन थीटा को मैंने 5 में लिखा है, तो मैं R का आंसर भी 5 में निकालूंगी, तभी सब पुट करूंगी और सेम सिंबल आएंगे, वरना कोई थीटा में आएगा, कोई 5 में आएगा। तो मैं पूरा आंसर 5 में कर रही हूँ, इसलिए साइन थीटा को cos 5 में लिखा। अब R को भी 5 के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो A ये है और R ये है। व्हाट इज़ A? बेस बाय हाइपोटेन्यूज विच इज़ इक्वल टू cos 5। सो R उधर चला गया, R इज इक्वल टू A बाय cos 5, ऐसे R इज इक्वल टू A बाय cos 5, ये भी निकल गया। दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड। अब मुझे L निकालना है, टू फाइंड L। LBC ट्रायंगल से निकालते हैं, ये साइड L है, R का आंसर निकाला A में, तो L का आंसर R में तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि R को भी हम A में पुट करेंगे, तो L का आंसर भी हमें A में चाहिए, तो L और A से निकालेंगे। A L बाय A, L इज़ परपेंडिकुलर, A इज़ बेस। व्हाट इज़ परपेंडिकुलर बाय बेस? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भूले, टेंजेंट 5। सो L इज़ इक्वल टू A टेंजेंट 5। L भी निकल गया, लेकिन मुझे L नहीं चाहिए, मुझे DL चाहिए। तो DL निकालने के लिए मैं इसके डिफ्रेंसिएशन करूँगी, जो आप मैथ्स में भी पढ़ेंगे। L की डिफ्रेंसिएशन DL, A एज इट इज़, टेंजेंट 5 के डिफ्रेंसिएशन सीकेंड स्क्वायर 5, ये फॉर्मूला होता है बच्चे, आपने मैथ्स में पढ़ लेना है। और इस 5 की डिफ्रेंसिएशन फिर से जो वैल्यू आएगी D5। अब ये सारी वैल्यूज़ निकल गई हैं, इसको वापस इस फार्मूला में पुट कर रहे हैं। देखिए DB एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I एज इट इज़। DL की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है, ये रही। DL है A सीकेंड स्क्वायर 5 D5, तो वैल्यू पुट कर दी DL की, A सीकेंड स्क्वायर 5 D5
उसके बाद साइन फाई की वैल्यू कॉस फाई वो भी पुट कर दी। डिनोमिनेटर में है यहाँ पे आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, आर की वैल्यू है ए बाय कॉस फाई, ये भी पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चे। दिस इज़ ए, ओके फाइन। सॉल्व कर रहे हैं। डी बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, ये जो डी फाई है वो पीछे ही होना चाहिए, ए स्क्वायर है और ये ए है, एक ए कैंसिल हो गया, ऊपर बचा सीकेंड स्क्वायर फाई कॉस फाई, ये कॉस फाई भी ऊपर जाएगा तो बन जाएगा कॉस क्यूब फाई। आपको पता है कॉस और सीकेंट एक दूसरे से रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉस की 2 पावर सीकेंट की 2 पावर से कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगा क्या, डी बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। तो सीकेंड स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई में से अब हमारे पास बचेगा सिर्फ कॉस फाई, क्योंकि इसके 2 पावर इसके 2 पावर से कैंसिल हो जाएंगे, कॉस फाई डी फाई। सो डी बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटीग्रेशन कॉस फाई डी फाई, मतलब मैंने इंटीग्रेट कर दिया क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से थी। अब मुझे पूरी वायर की x टू y ये चाहिए, और ये एंगल है फाई 2 और ये एंगल है फाई 1, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेशन होगी फाई 1 टू फाई 2। बट अगर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ अगर हम सेंटर से एंगल देख रहे हैं तो सेंटर से ऐसे एंगल बनता है क्लॉकवाइज और ऐसे एंगल बनता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो दोनों अगर पॉजिटिव लूँगी तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि एक एंगल क्लॉकवाइज और एक एंटी, तो हम कन्वेंशन से फाई 1 को नेगेटिव ले लेते हैं और फाई 2 को पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो एक एंगल नेगेटिव एक एंगल पॉजिटिव। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। डी बी की इंटीग्रेशन बी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, कॉस फाई की इंटीग्रेशन होती है साइन फाई फ्रॉम माइनस फाई 1 टू फाई 2। साइन फाई की जगह पहले अपर लिमिट फाई 2 माइनस साइन फाई की जगह लोअर लिमिट फाई 1, ये माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी का आंसर बनेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। अब हम स्पेशल केसेस पढ़ते हैं। ये आंसर है बी का स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। मेन इसका जो केस है वो यूज़ होता है साइन स्पेशल केस। स्पेशल केस में हम ये देख रहे हैं कि जो एक्स वाई है वो इनफाइनाइट लेंथ का है, मतलब ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर तक है, तो ये सब अगर लेंथ बहुत है तो ये फाई 1 और फाई 2 जो एंगल है हमें लगेगा वो ऐसे 90 डिग्री पे है इसके साथ। अगर बहुत इनफाइनाइट लेंथ होगी तो ये एंगल 90 हो जाएगा, तो हम मानकर चल रहे हैं फाई 1 और फाई 2 इज़ इक्वल टू 90 इफ़ द कंडक्टर इज़ ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ये लाइन ऐड कर लीजिए, तो साइन 90 होता है 1, तो ये 1 ये 1 2 हो गया, तो बी का आंसर बनेगा बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए और 2। सो दिस रिजल्ट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड स्पेशल केस। अभी हमें डायरेक्शन भी लिखनी है, डायरेक्शन ज़रूर पेपर में लिखनी है, डायरेक्शन के बिना ये कंसेप्ट पूरे नहीं होते। सेकंड स्पेशल केस कि अगर कंडक्टर एक्स वाई इनफाइनाइट लेंथ का है बट एक पॉइंट पी से नियरर है, वाई सपोज नियरर है, तो वाई लाइज नियर द एंड वाई, तो फाई 1 तो 90 हो जाएगा बट फाई 2 0 मानते हैं, तो बी का आंसर बनेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2, एक साइन 91 हो गया एक साइन 0 हो गया, तब आंसर आएगा आई बाई ए। ऐसा कब है, अगर पॉइंट पी एक एंड वाई या एक्स पे के पास है और दूसरा एंड दूर है, मतलब कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट है, तो बी का ये आंसर बनेगा। ठीक है, और अब हम देखते हैं इसकी डायरेक्शन। जो डायरेक्शन है वो हम निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। ये ज़रूर लिखना है, वी कैन फाइंड इट्स डायरेक्शन बाय राइट हैंड थंब रूल। पेपर में ये अगर आर्टिकल आएगा तो नीचे एक्स्ट्रा आ सकता है कि स्टेट राइट हैंड थंब रूल, तो हम आपको स्टेट कर देना है। इसकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, और जैसा कि मैंने बायोट-सेवर्ट्स लॉ में बताया था ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है, करंट ऊपर, तो थंब को करंट की डायरेक्शन में सेट कर लेना है और फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी, अब मेरी फिंगर्स ऐसे इनवर्ड कर्ल हो रही हैं क्योंकि पी पॉइंट इधर है, तो डायरेक्शन होगी इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी और डायरेक्टेड इनवर्ड।
फाइन। और ये हमने कौन से रूल से निकाली है? थंब रूल से। थंब रूल मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर सपोज ये है, थंब को करंट की डायरेक्शन में सेट कर लेना है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी इधर है, तो मेरी सारी फिंगर्स कर्ल्स अंदर को कर रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड लग रही है, ठीक है। तो मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड एक्टिंग इनवर्ड्स, फाइन। तो ये डायरेक्शन ज़रूर लिखनी है। और अगर राइट हैंड थंब रूल आए तो उसको स्टेट भी करना है कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि एक कंडक्टर जो हमने अपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है, सच दैट थंब जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड द जो फिंगर्स का कर्ल है या कर्वेचर है, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे अगर करंट ऐसे है तो सारी फिंगर्स हमारी ऐसे कर लूँगी ना, तो करंट के एरोज़ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे बनेगी। अगर करंट नीचे जा रहा है ऐसे, तो फील्ड की डायरेक्शन ऐसे बन रही है, जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, ठीक है। दिस इज़ मैक्सवेल थंब रूल या राइट हैंड थंब रूल या कॉर्क स्क्रू रूल, फाइन। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।